हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। हमने पार्ट सी का क्वेश्चन स्टार्ट किया है जून 2011 का, तो वो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन if real part of f is bounded then imaginary part f constant, f identically 0, f dash non-zero constant। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का तो मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा ही था, आप पढ़े ही होंगे। लाइवलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते भी हैं कि अगर बाउंडेड एंटायर फंक्शन है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन हमेशा अनबाउंडेड होते हैं। तो आपको पता ही होगा, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे मैंने रिजल्ट 15-20 ठो रिजल्ट मैंने दिखाया था। वो रिजल्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो मैंने ये बताया था कि फंक्शन जो है f इक्वल टू यू प्लस आई भी, ये आपका क्या है, एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन मतलब ऑब्वियसली पूरा सी पे डिफाइन होगा एज ए एनालिटिक फंक्शन के तौर पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या बोला है, रियल पार्ट ऑफ एफ बाउंडेड। रियल पार्ट ऑफ एफ का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ का मतलब है यू अगर बाउंडेड है, रियल पार्ट ही क्यों, आपका इमेजिनरी पार्ट भी अगर बाउंडेड हो जाए तो भी समझना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। ये तो डायरेक्ट हुआ, लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक ये है कि आपको पिकार्ड्स थ्योरम पता होना चाहिए। पिकार्ड्स थ्योरम में क्या था, पिकार्ड्स थ्योरम में ये था कि जो एंटायर फंक्शन होता है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, उनकी विशेषता ये होती है कि उनका जो रेंज सेट होता है आइदर सी या फिर सी में से कोई एक पॉइंट आप निकालोगे, बस एक से ज़्यादा पॉइंट अगर निकला उनके रेंज सेट से तो समझ लीजिए कि वो कांस्टेंट होगा। लॉजिक है क्लियर। तो यहाँ पर है फंक्शन एंटायर फंक्शन सी में डिफाइन है। इसका बोल रहा है कि रियल पार्ट बाउंडेड है। रियल पार्ट बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, इसका रेंज सेट में तो इन्फिनाइट पॉइंट हट जाएंगे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट हुआ ऑब्वियसली। लॉजिक क्लियर ना। अब फंक्शन कांस्टेंट है ना, तो f इक्वल टू यू प्लस आई भी कांस्टेंट, दैट इज यू कांस्टेंट वी कांस्टेंट, मतलब कि रियल पार्ट साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी कांस्टेंट। आपका दोनों क्लियर, f कांस्टेंट ना तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है। 1 फिक्स कर दो, -1 फिक्स कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये इन जनरल आप नहीं बोल सकते कि जीरो होगा। एफ डेज इज नॉन जीरो कांस्टेंट, भाई फंक्शन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा। यहाँ बोला है नॉन जीरो कांस्टेंट, इसलिए डिस्कार्ड। कन्फर्म ना, चारों क्लियर। ठीक, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, तो इन जनरल कैसे जीरो बोलेंगे, इसलिए ये भी डिस्कार्ड हुआ था। डेरिवेटिव जीरो होगा इसलिए डिस्कार्ड, तो आंसर होगा ए और बी। ये हो गया कन्फर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए सिंगुलैरिटी पर बोला है। सिंगुलैरिटी पर मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर कवर किया था और बहुत सारे मतलब अलग से सिंगुलैरिटी पर मैंने वीडियो बताया ही था। तो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। मैं ट्रिक बताया था। ट्रिक ये था कि जो कोशिएंट ऑफ एंटायर फंक्शन होता है तो आइदर रिमूवेबल और पोल। एग्जाम में जितना आप ट्रिक, जितना रिजल्ट यूज कर सको ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि समय बचता है। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमें पता है ना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एट z इक्वल टू 0 द फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू दिस हैज़ अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, अ पोल, एन एजेंशियल सिंगुलैरिटी, द रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू 0 इज 2 करके 4 चीज़ें हैं। 3 सिंगुलैरिटी पर पूछा है, चौथा रेसिड्यू पर पूछा है। ओके, आपको पता है कि quotient of entire function either have removable singularity or have pole, that's it। वो रिमूवेबल का सिचुएशन कब आता है, जब 0/0 होता है ना। हमें 0 पर चेक करने के लिए बोला है, 0 पर रख करके देखिए 0/0 आ रहा है क्या, देखो है ना। e टू द पावर 0 1 1 + 1 2 2/0 0/0 तो नहीं आ रहा है, रिमूवेबल तो होना नहीं है, रिमूवेबल नहीं होना है। पहले चीज़ तो ये तो क्लियर है ना, ये ऊपर एंटायर है नीचे एंटायर है, क्वोशिएंट ऑफ एंटायर फंक्शन है, आइदर रिमूवेबल और पोल। तो भाई एजेंशियल कहाँ से, डिस्कार्ड। ठीक है, एजेंशियल नहीं हो सकता। और 0/0 आ रहा है क्या, 0 पर नहीं आ रहा है, 2/0 आ रहा है, प्रॉब्लम है, रिमूवेबल नहीं हो सकता। अब पोल की बात आती है, यस एग्जैक्टली पोल, क्योंकि आइदर रिमूवेबल और पोल का सिचुएशन होता है। 0/0 होगा तब संभव है, तब पॉसिबल है कि वो रिमूवेबल रखे, तब रिमूवेबल के लिए चेक करते हैं। अब ये 0/0 ही नहीं है तो रिमूवेबल क्यों जाएंगे, रिमूवेबल नहीं हो सकता, तो पोल ही होगा ऑब्वियसली, यस पोल। यहाँ तक कि आप चेक करके देख लीजिए, सिंपल पोल रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट, द रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 सिंपल पोल है, समझ आ गया। सिंपल पोल के लिए जो कंडीशन लेते हैं ना, जो निकल के सामने आता है वही रेसिड्यू होता है सिंपल पोल की कंडीशन में। तो जो फिलहाल है आप उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एट z इक्वल टू 0 क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 क्या होता है, f ऑफ z। यही कंडीशन तो होता है सिंपल पोल का, और यही कंडीशन में जो वैल्यू निकल के सामने आता है ना, वो सिंपल पोल पर रेसिड्यू होता है, कन्फर्म। तो f ऑफ z का मीनिंग क्या है, और ये z माइनस 0 क्या, डायरेक्ट z लिखे ना, e टू दी पावर z प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर z माइनस 1। ठीक है, 0/0 का सिचुएशन आएगा। ठीक, देखिए z टेंस टू 0 0/0, तो
एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, फर्स्ट सेकेंड का प्लस सेकेंड फर्स्ट का होगा, है ना, 1। नेक्स्ट अपॉन करके नीचे का भी वही z टेंस टू 0 रखिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, है ना, ये हो गया 0 प्लस e टू दी पावर 0 1 प्लस 1 अपॉन 1 2/1 दैट इज 2। ठीक है ना, क्या बोला, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 0 इज 2, ये भी तो कंफर्म हुआ। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा BD। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा है, इसको बनना ही चाहिए चीज़, है ना। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया। 15 है आंसर B और D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन h प्लस इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट y ग्रेटर देन 0, h माइनस इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट y लेस देन 0, इसमें है ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, इसमें x लेस देन 0। ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ z, है ना, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 और रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 है। क्या ये अपर हाफ प्लेन, ये है आपका लोअर हाफ प्लेन, और ये है आपका राइट हाफ प्लेन, और ये है आपका लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है ना, ग्राफ में अगर देखे भी होंगे तो ये जो है आपका ऊपर वाला हिस्सा ये है अपर हाफ प्लेन, ठीक है ना, और ये जो है आपका लोअर हाफ प्लेन, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। ठीक, ये आपका लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, और राइट हैंड साइड ये वाला होता है राइट हाफ प्लेन, और ये होता है आपका लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है ना, चारों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बोला है द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन 3z प्लस 1 मैप्स, चार चीज़ें, h प्लस ऑन टू h प्लस, h माइनस ऑन टू h माइनस, जस्ट अपोजिट कर दिया, चेंज कर दिया, फिर l प्लस के लिए l माइनस के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आपको अगर रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट आप बता देंगे, अदरवाइज आप एलिमेंट रख करके देख लीजिए, अपर हाफ प्लेन में एलिमेंट रखिए, लोअर हाफ प्लेन में एलिमेंट रखिए, और देखिए इस एलिमेंट के थ्रू कहाँ पर जा रहा है। ठीक है ना, बाकी मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर है कि उसे याद रखें। कंडीशन ये है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू, है ना, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपको पता है ना, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इसमें ए डी माइनस बी सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन बता रहा हूँ, नॉन जीरो तो होता ही है, मतलब नॉन जीरो होता है मतलब ग्रेटर लेस दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये सिचुएशन है कि ए डी माइनस बी सी, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ए डी माइनस बी सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, तो अपर हाफ प्लेन मैप्स टू अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन, दैट इज h प्लस टू h प्लस और h माइनस टू h माइनस। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट के तौर पे याद रखना चाहिए। अगर ये याद है तो डायरेक्ट आप पहले को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कीजिए, अपर हाफ प्लेन से कोई एलिमेंट ले लीजिए। अगर ये पता नहीं तो, अब तो पता चल गया, लेकिन अगर पता नहीं है तो फिर आप अपर हाफ प्लेन से कोई एलिमेंट ले लीजिए। जैसे मैं आई ले लिया, अपर हाफ प्लेन में यहाँ पर आई होता है ना, आई ले लीजिए, तो जब आई लेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ आई। ठीक है, तो आई अपॉन 3i प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, है ना, आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, 3i माइनस 1, और ये हो जाएगा 3i स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 3i स्क्वायर माइनस आई अपॉन ये कितना हो जाएगा, है ना, -4 -1, ये हो जाएगा -3 माइनस आई अपॉन -5। देख के समझ आ रहा है कि जो एलिमेंट हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 प्लस i/5, और h प्लस में फिर से चला गया। मैं एक ट्रिक बताया, h प्लस से h प्लस में जा रहा है ना, ऐसे आप और भी एलिमेंट लीजिए, तो ये h प्लस से h प्लस में जा रहा है, ये डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन। अब l प्लस से एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ए डी माइनस बी सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, तो यही आंसर होता है। अदरवाइज आपको एलिमेंट टैग करके देखना पड़ेगा भाई, और फिर देखते हुए कभी एल प्लस एल माइनस में चला जाएगा, कभी एल प्लस, है ना, एल प्लस में चला जाएगा। जब एल प्लस में जाएगा तो ये डिस्कार्ड होगा, कभी एल प्लस एल माइनस में जाएगा तो ये डिस्कार्ड। ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ शक की बात नहीं है, ये तीनों डिस्कार्ड। फिलहाल तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, इसको डायरेक्ट आप रिजल्ट के तौर पर याद रखें, क्योंकि ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 होने से ये होता है इन जनरल कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f फ्रॉम d to d बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन विद f ऑफ 0 इक्वल्स टू हाफ एंड f ऑफ हाफ इक्वल्स टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस को देख के समझ आ रहा है, ये दोनों करेक्ट होगा तो पॉसिबल है कि ये करेक्ट हो, अगर दोनों में से एक तो बस करेक्ट है तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड होगा एक साथ। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या है कैसा है। ठीक है, आपको स्वार्ज-पिक थ्योरम, स्वार्ज-पिक लीमव जिसे भी बोलते हैं, आपको पता होगा तो वो ये आसानी से बना सकते हैं। वो स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिए स्वार्ज-पिक थ्योरम का, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ के बारे में बता दूँ, यहाँ जो डी है ये ओपन यूनिट डिस्क है, ठीक है ना, यूनिट डिस्क, और ये होलोमॉर्फिक का मतलब क्या एनालिटिक है तो है। और तब ये आपको रिजल्ट पता है एफ फ्रॉम डी टू, ये जो है कोडोमेन से मतलब नहीं होता, मतलब होता है फंक्शन जहाँ डिफाइन है वो ओपन यूनिट डिस्क होना चाहिए, है ना, यानी कि एफ इज़ होलोमॉर्फिक
होलोमॉर्फिक या फिर एनालिटिक जिसे आप कहते हैं ना, इज होलोमॉर्फिक डिफाइंड ऑन ओपन यूनिट डिस्क डी मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 करके, है ना। देन ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर जिसे आपको याद रखना चाहिए। एक होता है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू, है ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ जेड अपॉन 1 प्लस, है ना। जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बताया जा रहा था तो उसमें ये बताया गया फॉर्मूला जो है, ठीक है, मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ जेड अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 इंटू मॉड ऑफ जेड। नीचे जब डेरिवेटिव हो तो उस सिचुएशन के लिए भी है, और ये है आपका, है ना, 1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर करके। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। अब देखिए पूरे डेरिवेटिव पर पूछा है तो डेरिवेटिव पर ही पहले देख लेते हैं। मतलब ये सेकंड फार्मूला, तो फंक्शन जो है होलोमॉर्फिक है डिस्क में, ओपन यूनिट डिस्क में। इसका मतलब आप ये लागू कर सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ क्या बोला है 0, पहले इसी देख लेते हैं। तो मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू रखिए 1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ 0 स्क्वायर। लाइन क्लियर हुआ ना, हमने इसमें रखा है जेड की जगह में 0। अच्छा अब ये तो क्लियर हो गया, है ना, मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू करके। अब मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हाफ दी होगा, देखिए इस वैल्यू रखिए, तो हाफ का स्क्वायर, मॉड है पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है, नीचे 1। अब ये क्या हो जाएगा 1/4। अब इस 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये क्या होगा 3/4। एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 3/4 एग्जैक्टली आ रहा है ना भाई, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब हाफ पर देख लेते हैं, तो हाफ पर देखेंगे एफ डेज ऑफ हाफ, तो ये होगा एफ डेज ऑफ, है ना, मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ हाफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस हाफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 माइनस एफ ऑफ हाफ कितना है 0 है, तो मॉड ऑफ 0 स्क्वायर, मॉड ऑफ 0 का मतलब क्या 0 ही तो होगा ओवरऑल, तो नीचे हो गया 1/4, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0 मतलब 1, नीचे हो गया 3/4, सॉल्व हुआ आ गया 4/3। 1 अपॉन 3/4, 4 ऊपर गया भाई 4/3, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एग्जैक्टली आ रहा है, मैंने यही कहा था। अगर ये दोनों करेक्ट हो गया तो ये ऑप्शन करेक्ट होना ही है श्योर। तो ये भी लेस देन आर इक्वल टू 3/4 और ये 4/3 करके दोनों को कंबाइन करके दिया करेक्ट। अब भाई लास्ट डी ऑप्शन की बात आती है, ठीक है, आप इसको अप्लाई कर लीजिए, है ना, इसको अप्लाई कर लीजिए। और इसको अप्लाई करने की क्या, डायरेक्ट देखिए 0 पर इमेज हाफ आ रहा है, वहीं से ही डिस्कार्ड हो चुका है भाई। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 का इमेज हाफ आ रहा है, ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया कंफर्म। तो आंसर होगा इनका ए, बी और सी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट डी इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। ऑब्वियसली डी क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है, इससे पहले भी ये यूज हुआ था। डी जो है ऐसे डिफाइन होता है यूनिट डिस्क ना। देन फिर माना गया लेट एफ फ्रॉम डी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 2n अपॉन 3n प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यहाँ समझ जाना चाहिए n जो है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे n तो सो है ना। देन 0 पर इमेज ये आता है, सिंपल पोल रखता है बोला है। थर्ड बोला है एफ ऑफ 3 1/3 है, नो सच एफ एग्जिस्ट। ओके, जहाँ ऐसा दिखा आपको 1/n फंक्शन एनालिटिक है, और जहाँ ऐसा कंडीशन दिखा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है आइडेंटिटी थ्योरम पर बेस्ड है। आइडेंटिटी थ्योरम बोलिए या फिर यूनिकनेस थ्योरम, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, अब अगर नहीं देखें तो जरूर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट उस पर बताया गया है। तो आइडेंटिटी थ्योरम पर बेस्ड है, जहाँ ऐसा कंडीशन दिखा तो फंक्शन जो है डोमेन पे डिफाइन होना चाहिए। डोमेन मतलब कि ओपन प्लस कनेक्टेड, रीजन भी कहते हैं जिसे आप, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसको। तो देखिए एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 2n अपॉन 3n प्लस 1, इसको मैं 2n, यहाँ से n कॉमन निकालिए, 3 प्लस 1/n, है ना, n कैंसिल, ये है 2 अपॉन 3 प्लस 1/n, इसको नाम दे दिया g ऑफ 1/n। 1/n का फंक्शन हुआ कि नहीं, ठीक है ना। अब f ऑफ 1/n माइनस g ऑफ 1/n इक्वल टू 0, इसको नाम दे देते हैं h ऑफ 1/n इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए हमें 1/n एक सीक्वेंस पता है जो 0 की ओर कन्वर्ज करता है, और 0 बिलोंग करेगा इस डिस्क में, ठीक है ना, ओपन यूनिट डिस्क में, मतलब डोमेन में ओपन प्लस कनेक्टेड फंक्शन जहाँ भी एनालिटिक डिस्क होता है, जहाँ ना वो ओपन प्लस कनेक्टेड होना चाहिए। ऑब्वियसली ओपन प्लस कनेक्टेड ओपन यूनिट डिस्क जो है, और उसके अंदर ये सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रहा है ना, वो लिमिट जो है बिलोंग करता है। और साथ ही साथ h ऑफ 1/n 0 होता है, हमें पता होना चाहिए। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो g भी एनालिटिक होगा, क्योंकि उसी के थ्रू तो निकला है, दोनों का डिफरेंस h भी एनालिटिक होगा।
तो एच भी एनालिटिक, याद रखिए एच भी डी में एनालिटिक है, और डी ओपन यूनिट डिस्क है जिसके अंदर मतलब कि आपका ओपन प्लस कनेक्टेड है, उसमें ये सीक्वेंस ऐसा मिल रहा है, एक सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगा जीरो की ओर। खास बात ये जीरो की ओर कन्वर्ज करता है, और साथ ही साथ है ना एच ऑफ 1/n क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ है ना, इसका मतलब है एच ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो, और कोई एन के एक दो टर्म हटने बाहर आने से कोई इफेक्ट पड़ता भी नहीं। मतलब आप चाहें तो 1/n+1 के थ्रू भी जमा सकते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है सिचुएशन, इसलिए ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये बना है, इसको ऐसे किए फिर ये किए। अब इस कंडीशन को देख करके तुरंत माइंड में आना चाहिए कि एच ऑफ जेड क्या होगा, आइडेंटिकली जीरो। मुद्दा इस बात की है, और इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो आइडेंटिकली, यानी ये दोनों आइडेंटिकली इक्वल है। और जी ऑफ जेड का मतलब क्या होगा, जी ऑफ जेड का मतलब होगा 2/3 + z। सबसे फैक्ट तो यही था। कई टीचर्स क्या करते हैं 1/n को z से रिप्लेस करके सीधा सीधा बता देते हैं, बट लॉजिक ये है भाई, ठीक है जैसे भी आप करें है ना, तो 2/3 + z है ये, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है फाइनली 2/3 + z है। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, वो ये है कि फंक्शन डी पे डिफाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डी पे डिफाइन है, मतलब डी ही डोमेन है, डी ही डीओडी है। ओके, डी मतलब मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, मात्र इतने में ही परिभाषित है भाई, है ना। ओके, अब पहला जीरो पर इमेज, जीरो इसके अंदर बिलोंग करता है ना, यस। तो जीरो लीजिए यहाँ पर, क्योंकि जीरो पर डिफाइन होगा फंक्शन। एफ ऑफ जीरो 2/3 करेक्ट है। नो सच फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, डिस्कार्ड हो गया। एफ है सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू -3। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कई जो राइटर हैं ए के अलावा बी और सी दोनों को करेक्ट बोलते हैं, लेकिन मैं दोनों को करेक्ट नहीं मानूंगा। रीज़न ये है, अगर फंक्शन पूरे सी पे डिफाइन होता और उनमें प्रॉब्लम कर रहा होता -3, मतलब इस पे डिफाइन होता फंक्शन, है ना, फंक्शन को बोल दिया जाता कि मेरो मारे फंक्शन है करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं था, तो भी हम समझ लेते कि सी एक्सेप्टिंग -3 पे डिफाइन है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना बोला था, वो तो पर्टिकुलर एक ओपन डिस्क पे डिफाइन किया गया। हम कैसे माने कि बाहर भी डिफाइन है, जब इस पे डिफाइन होता ना तब -3 पे प्रॉब्लम कर रहा है, और -3 इनका सिंपल पोल है कहते हैं। लेकिन डिफाइन इस पे नहीं है, फंक्शन इस ओपन यूनिट डिस्क पे डिफाइन है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि -3 के अलावा और भी पॉइंट है, हम इसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एफ ऑफ 3 = 1, इसको भी कई लोग ट्रू बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं 3 रखता हूँ तो 2 कितना होगा, 3 + 3 6, 2/6 यानी 1/3। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है ओपन यूनिट डिस्क में, क्या उस ओपन यूनिट डिस्क में 3 है? 3 तो है ही नहीं, 3 है ही नहीं, तो कैसे इमेज आप देखेंगे? इसका मतलब ये भी डिस्कार्ड। हमारा एग्जैक्टली आंसर ए एक्चुअली। अब कई लोग इसको ये भी करते हैं, तो आप सोच लीजिए क्या करना है। लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ है ना, और कुछ टीचर से मैंने सजेस्ट लिया, तो उन्होंने बताया कि यही परफेक्ट आंसर है करके, तो फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूँगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब हम देखेंगे ओडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए, लेट y1 of x and y2 of x form a fundamental set of solutions to the differential equation d² y by dx² plus p of x into dy by dx plus p of x into y equals to 0, a less than or equal to x less than or equal to b, that is x lies between a to b, और a और b भी शामिल है, ध्यान रखें ना। और ये पॉइंट लिया गया x0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab, और ये भी दिया गया है p of x and q of x आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ये दिया गया है ना। देन ये पूछा गया 4 ऑप्शंस में, पहला कि बोथ y1 and y2 कैन नॉट हैव अ लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम एट x0। इसी तरह से बोला कैन नॉट हैव अ लोकल मिनिमम एट x0, और कैन नॉट हैव, दोनों को एक साथ करके लिखा है, यानी कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमम एट x0 ये जो है, और ये लोकल मिनिमा एट x0 करके साइमल्टेनियसली, और बोथ y1 and y2 कैन नॉट वैनिश एट x0 साइमल्टेनियसली। अगर आप रॉन्स्कियन का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपको ये पता होगा, इसको देख करके तो समझ गए होंगे कि ये जो है सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इक्वल टू 0 मतलब होमोजीनियस है, और देखिए पावर 2 पावर 1, तो यहाँ से पता चल गया कि सेकेंड ऑर्डर है, और होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर, और साथ ही साथ लीनियरिटी का कंडीशन भी तो होल्ड हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो ये जो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, और हमें ये भी पता है कि इनके जो सॉल्यूशंस का जो सेट होता है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। पावर 2 है यहाँ पर, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, और 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो उनका जो बेसिस जो होता है उसे फंडामेंटल सेट कहा जाता है।
डन। तो उस बेसिस के अंदर जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होते हैं, एल आई सॉल्यूशंस होंगे। परफेक्ट। तो उस बेसिस को ही फंडामेंटल सेट कहा जाता है, और फंडामेंटल सेट यहाँ भी यूज़ किया वर्ड y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x फॉर्म ऑफ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बोला है ना। मतलब अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो है बेसिस फॉर्म करता है, मतलब दोनों क्या एल आई सॉल्यूशंस है। मुद्दे की बात ये है कि y1 ऑफ x और y2 ऑफ x दोनों एल आई सॉल्यूशंस है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो सॉल्यूशंस अगर एल डी है तो इफ एंड ओनली इफ रॉन्स्कियन जीरो होता है, ये तो जानते ही हैं। और एल आई है तो इफ एंड ओनली रॉन्स्कियन नॉन जीरो होता है, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ एक्सट्रीमम वाला एक रिजल्ट और है, और वो ये है कि अगर सॉल्यूशन है y1 और y2 दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, अगर दोनों एल डी है ना, दोनों क्या है एल डी है, तो इम्प्लाई कर जाएगा कि दोनों जो है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम रखता है। डन। तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम यानी कि पॉइंट ऑफ, आप लोकल मैक्सिमम भी कह सकते हो, लोकल मिनिमम भी कह सकते हो। यहाँ फैक्ट इस बात का है कि अगर है ना सॉल्यूशंस आपका एल आई है ना, मैंने क्या बोला कि इफ y1 एंड y2 आर है ना हैव कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम का मतलब लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है, लोकल मिनिमम हो सकता है, तो डायरेक्टली इंप्लाई करता है y1 और y2 एल डी। ठीक है ना, मैं शायद पहले एल डी बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। पहले आप ये है मिनिमम स्टेटमेंट, इफ़ y1 एंड y2 हैव कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, दैट इज हो सकता है लोकल मैक्सिमम, हो सकता है लोकल मिनिमम, तो इंप्लाई कर जाएगा डायरेक्टली कि y1 y2 क्या एल डी। p इम्प्लाइज q, सो नॉट q इम्प्लाइज नॉट p। इसका मतलब अगर y1 y2 एल डी नहीं है, मतलब एल आई है दोनों, तो क्या इंप्लाई कर जाएगा y1 y2 हैव कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सीधी सी बात, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं रखेगा। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं रखने का मतलब क्या है, ना लोकल मैक्सिमा रखेगा नहीं लोकल मिनिमा रखेगा, क्योंकि यहाँ पर y1 y2 क्या है एल आई सॉल्यूशन है भाई। तो एल आई सॉल्यूशन है मतलब कैन नॉट हैव, बोथ कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। और ये कॉमन पॉइंट ही तो है, क्योंकि उसी पॉइंट पर दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। ये करेक्ट हुआ। ठीक, बोथ y1 y2 हैव। अब चूंकि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं रखने वाला है तो लोकल मैक्सिमा नहीं रखेगा और नहीं लोकल मिनिमा रखेगा, इसलिए दोनों बिल्कुल करेक्ट है। केवल कैन नॉट बोला है ना। थर्ड बोला है y1 कैन नॉट हैव अ लोकल मैक्सिमम, x नॉट, y2 कैन नॉट, वही बात घुमा फिरा कर दिया गया है। y1 और y2 दोनों लोकल मैक्सिमा नहीं रखता, तो y1 नहीं रखता, एक ही बात है। y1 y2 दोनों लोकल मिनिमा नहीं रखता, तो y2 नहीं रखता, एक ही बात है। ये भी करेक्ट है। ठीक, बोथ y1 y2 कैन नॉट वैनिश एट x नॉट। देखो दोनों को दोनों एक साथ x नॉट पर वैनिश, वैनिश का मतलब जीरो, यानी x नॉट पर दोनों के दोनों एक साथ y1 ऑफ x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू जीरो, y2 ऑफ x नॉट जीरो नहीं हो सकता। अगर दोनों जीरो हो जाएगा तो एल डी का सिचुएशन हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना, रॉन्स्कियन जब निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में x नॉट पर ये y1 ऑफ x नॉट y2 ऑफ x नॉट, चूँकि वो आप बोल रहे हो वैनिश होता है तो जीरो जीरो। अब यहाँ कुछ भी रहे डिटर्मिनेंट हो जाएगा जीरो, मतलब रॉन्स्कियन जीरो, एल डी का सिचुएशन हो जाएगा। जबकि एल आई बोला है तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना मतलब ये दोनों वैनिश नहीं हो सकता एक साथ। इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट, क्योंकि कैन नॉट इसमें भी लिखा है। सो ए बी सी डी चारों के चारों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शन चारों के चारों करेक्ट है। क्लियर हुआ तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और किसी भी तरह से डाउट निकलता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम VVP y डबल डेज प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, y ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू y ऑफ पाई एंड y डेज ऑफ माइनस पाई इक्वल टू y डेज ऑफ पाई। टू ईच या फिर फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्बडा देयर करस्पॉन्ड्स ओनली वन आइगन फंक्शन, टू आइगन फंक्शंस, 12 आइगन फंक्शंस, 2 ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शंस। ओके, पार्ट सी का है तो जितना पॉसिबल आंसर सोचें उन सभी को लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आती है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वैसे 3 प्रकार का होता है, तीन टाइप होते हैं इनके। एक है आपका रेगुलर VVP, एक है आपका सिंगुलर VVP, एक है आपका पीरियोडिक VVP। लेकिन 2 ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आइगन वैल्यू के पर्पज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 ही चीज़ें होती है। एक है आपका रेगुलर VVP जिसे आप SLP भी बोलते हैं, स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम, और दूसरा जो होता है वो है पीरियोडिक VVP। ठीक है, एक होता है रेगुलर, एक होता है पीरियोडिक। जब भी एग्जामिनेशन में आइगन वैल्यू पूछ रहा है दोनों ही होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब कंडीशन देखना है, बाउंड्री कंडीशंस दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ बाउंड्री कंडीशंस का, क्योंकि ये तो श्योर है एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो जनरली इस फॉर्म में पूछा जाता है। अब लैम्डा की जगह हो सकता है के हो, साइन में कुछ डिफरेंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा इस बात का है कि हो सकता है आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें बाउंड्री कंडीशन जो है, और चूँकि क्लोज्ड इंटरवल भी है, ए और बी पर कंडीशन जो दिया जाता है उसी को बाउंड्री कंडीशन कहा जाता है, और ऐसे प्रॉब्लम को बाउंड्री वाली प्रॉब्लम कहते हैं। तो आपका जो पीरियोडिक, जो पहला क्या है रेगुलर VVP जिसे आप बोलते हैं SLP, उसमें क्या होता है इस फॉर्म में दिया रहेगा
और कंडीशन क्या रहता है, कंडीशन इस फॉर्म में, जैसे क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो a1 y ऑफ ए प्लस a2 y ऑफ बी इक्वल टू 0 है ना, आपका b1 y ऑफ, है ना, ये होगा आपका, सॉरी ये पहले a पर ना, उसके बाद फिर b पर, यानी कि a1 y ऑफ ए प्लस a2 y डेज ऑफ ए इक्वल्स टू 0, b1 y ऑफ b प्लस b2 y डेज ऑफ b इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, तो पहले a पर कंडीशन लिया गया, उसके बाद फिर b पर कंडीशन लिया गया, ये रहता है, कंफर्म है। ठीक, और पीरियोडिक की सिचुएशन में क्या होता है, पीरियोडिक के सिचुएशन में ये क्लियर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और पीरियोडिक का सिचुएशन होता है सीधा सीधा y ऑफ ए इक्वल टू y ऑफ b और y डेज ऑफ ए इक्वल टू y डेज ऑफ b। ठीक है ना, y ऑफ ए y ऑफ b इक्वल y डेज ऑफ ए y डेज ऑफ b इक्वल डायरेक्टली। तो आप कंडीशन देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर निश्चित तौर पे इंटरवल आपका ये रहा होगा, है ना, क्लोज इंटरवल माइनस पर प्लस पाई, और देख के समझ आ रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कंडीशन है y ऑफ ए y ऑफ b, y ऑफ माइनस पे y ऑफ पाई, y डेज ऑफ ए y डेज ऑफ b, y डेज ऑफ माइनस पे y डेज ऑफ पाई। अब इनका सॉल्यूशन करने अगर भिड़े ना तो 10 मिनट या उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, घर में प्रैक्टिस कर ले रहना है, आपको रेफरेंस बुक से आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन कैसा है, मैं इनका रिजल्ट बता रहा हूँ सीधा, वहाँ से आप आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस दौरान भी आप समझ जाएंगे कि जब पीरियोडिक बीवीपी होता है तो पीरियोडिक बीवीपी की जो विशेषता होती है वो ये होता है कि जो इनका है ना आइगन स्पेस जो होता है ना, जैसे कि आइगन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, लैम्डा एन इक्वल टू ये होता है आपका C1 cos mu x प्लस C2 sin mu x सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू फील्ड है R। देखिए ये फॉर्म है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही जाएगा, इस फॉर्म में रहता है, मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर है ना जो है म्यू अगर 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में क्या बचेगा, ओनली ये तो पूरा हट जाएगा, C1 बचेगा, डन। तो उस सिचुएशन में यानी कि जो सबसे छोटी आइगन वैल्यू होगी उस सिचुएशन में आइगन स्पेस जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, सबसे छोटी आइगन वैल्यू, जिसको मैं ई लैम्डा स्टार से शो कर देता हूँ, या ई लैम्डा स्टार यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये होगा ओनली C1, है ना। और बाकी सभी सिचुएशन में अदरवाइज ये होता है। पीरियोडिक बीवीपी के जो आइगन स्पेस होता है वो ये दो फॉर्म होते हैं, जो सबसे छोटी आइगन वैल्यू होती है उनके करस्पॉन्डेंस ये आइगन स्पेस होता है। और अब सोचिए आइगन वैल्यू यही तो आइगन फंक्शन की, इसी को तो बोलेंगे ना भाई, यहाँ एक आइगन फंक्शन है यानी कि एक एल आई आइगन फंक्शन है, और जब बाकी सिचुएशन में इन जनरल बाकी सिचुएशन में दो आइगन फंक्शंस हैं, सही है, दोनों एल आई है, ठीक है, और ऑर्थोगोनल भी है। ऑप्शन में आइए, क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। मैं बहुत फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली हम करेंगे। देखिए 2 ईच आइगन वैल्यू बोला, वैसे तो थोड़ा कन्फ्यूजनेबल है क्वेश्चन जो है, उन्हें 2 ईच करके नहीं बोलना था, है ना, जो बोला गया है क्वेश्चन उसके हिसाब से उन्हें एक्सेप्ट करके बोलना था, लेकिन फिर भी हमें जनरल समझना है, इसके लिए बोल रहा है, क्योंकि ये तो एक एक्सेप्शन है एक तरह से कहें तो, है ना। सबसे छोटी आइगन वैल्यू बस के लिए, लेकिन बाकी सभी के लिए इनफाइनाइट टाइम जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे उन सब के लिए यही ट्रू है। सभी के करस्पॉन्डेंस दो आइगन फंक्शन मिलेंगे, कौन कौन से, ये और ये, हमेशा 2 आइगन फंक्शन मिलेंगे। जितने भी आइगन वैल्यूज लेते जाएंगे, है ना, उन सब के लिए 2 आइगन फंक्शंस मिल रहे हैं, दोनों के दोनों एल आई है, तो 2 आइगन फंक्शंस मिल रहे हैं, दोनों के दोनों एल आई हैं। और आप चेक करके देख लीजिए दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। मुद्दा इस बात की है कि दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, दोनों ऑर्थोगोनल होता है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया ना, ये तीनों जो है करेक्ट होगा, कंफर्म है। हो सकता है कोई दूसरा आपको बताए, कोई टीचर तो अलग तरीके से बताए, सभी का अपना तरीका होता है। मेन है आपको समझ आए कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर किसी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब पीडी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स, इसका मतलब है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई यू वाई, दैट मीन्स डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एक्स, इज ऑफ द फॉर्म, ये पहला केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। एफ जो है R2 पर डिफाइन, ऑब्वियस सी बात है, पेयर दिख रहा है, और क्या है ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल के लिए शो करते हैं। C1 मीन्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, यानी कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस है, ये कंडीशन। तो इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ये फंक्शन R2 पे डिफाइन है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, डायरेक्टली जी जो है R पे डिफाइन है, कॉन्टिन्यूसली सेम, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये जो है तीनों R पे डिफाइन है। तो ये कहाँ डिफाइन है कैसा, उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है ये सॉल्यूशन किस फॉर्म में आता है, ठीक है ना। कभी कभी यही होता है, हम इस पर लॉजिक लगा भाई ये है क्या वो जानना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन बनाना कैसे है और आता कैसे है वो ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। अब ये जो है इसको देख के तुरंत समझ आ गया होगा कि ये जो है कॉजी लीनियर पीडी है। अगर आप पीडी पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कॉजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है,
है ना, लैग्रांज इक्वेशन के थ्रू सॉल्यूशन होता है। आपको क्या लेना पड़ता है ना, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ता है। ये जो है एक्चुअली है ना P, ये जो है क्या है, किस फॉर्म में है, U डेल यू बाई डेल एक्स प्लस है ना Y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में, है ना। इसको स्मॉल क्यू करके लिखा जाता है, आपको याद होगा। तो यू पी प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू, जब है ना एक्स इस फॉर्म में रहता है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी एक्स अपॉन इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको कैपिटल P कैपिटल Q, अब इसको कैपिटल R से शो करते हैं, पी पी प्लस क्यू प्लस R। तो ये होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है आपका, है ना, डी एक्स अपॉन कैपिटल P डी वाई अपॉन कैपिटल Q और डी जेड, तो यहाँ U है तो डी यू अपॉन कैपिटल R। लाइन क्लियर ना। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पर U Y और X है, तो ये होगा आपका U, ये होगा आपका Y, ये होगा आपका X, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, दो सॉल्यूशंस अलग अलग निकलते हैं, कोई भी दो को लिया जाता है, हाँ, फर्स्ट दो लास्ट दो या फर्स्ट और लास्ट कोई भी, लेकिन 2 टाइम्स टेक करेंगे। और कंडीशन रहता है कि जो दो अलग अलग सॉल्यूशन मिलता है ना, एक को आपने कांस्टेंट C1 के इक्वल किया, एक को कांस्टेंट C2 के इक्वल किया, तो उद्देश्य ये रहता है कि दोनों में से किसी न किसी में U शामिल होना चाहिए। ये जो U है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना भाई, U इक्वल्स टू U ऑफ एक्स वाई होता है। ये भी ध्यान रखें, U के जगह में Z भी यूज़ हो सकता है, F भी यूज़ हो सकता है, कोई भी हो, है ना। तो ठीक है, इनको पहले मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो है ना, ये जो है, हाँ नहीं है ना, इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है क्योंकि डी एक्स अपॉन ये, डी वाई अपॉन ये और डी अपन, इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैंने लिया फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो को, तो इसको जमा करके लिख लेते हैं, डी यू अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन यू मैं लिख लिया, तो यू डी यू इक्वल टू एक्स डी एक्स, अंदर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0, तो यू स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सही है ना। सॉल्यूशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं, ये हुआ। अब फिर 2 उधर गया तो फिर ये 2c को नाम दे दिया C1, आ गया ना पहला केस, है ना। तो एक ये है, आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो, ये पहला केस। अब कौन सा पकड़ेंगे देख लीजिए, कौन सा हम टैग करेंगे, जैसे कि ऑप्शन के थ्रू भी समझना चाहिए, यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हिंट दे रहा है कि ये फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अब बाकी का नहीं कह सकते, बाकी तो सॉल्यूशन होगा एक और तब पता चलेगा, ठीक है। एक और देखिए, इसको लिया जाए, ये x प्लस यू वाई हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर बना हुआ है ना। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को, तो बनाया जा सकता है। दैट मीन्स ये पहला सोल्यूशन आप याद रखिए ना, यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। सेकंड सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, सेकंड सोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, डी एक्स अपॉन यू डी यू अपॉन एक्स एक साथ कंबाइन करके आप किसी भी को लिख सकते हो। और आपको पता है कि a बटा बी सी बटा डी अगर है तो ये a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के इक्वल लिखा जा सकता है, यानी कि ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं डी एक्स प्लस डी यू और u प्लस एक्स लिख सकता हूँ, u प्लस एक्स जमा करके x प्लस यू, और ये डी वाई अपॉन वाई के इक्वल है ना। अब ये डी एक्स प्लस डी वाई है, इसको क्या किया जा सकता है, इनको किया जा सकता है ना, डी एक्स प्लस यू अपॉन एक्स प्लस यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई। सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करेंगे तो लॉग एक्स प्लस यू इधर भी हो जाएगा लॉग वाई प्लस लॉग, है ना, C2 नाम दे देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू वाई है ना C2, यानी C2 वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम देखें तो ये होगा आपका, है ना, x प्लस वाई अपॉन सॉरी एक्स प्लस यू है, एक्स प्लस यू अपॉन वाई इक्वल टू C2, दैट्स इट। दो सॉल्यूशन मिल गया। अब ये y अपॉन एक्स प्लस यू है, आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे y अपॉन एक्स प्लस यू, तो ये अपोजिट में आ जाएगा, इसको चलो c बस नाम दे देते हैं, अब ये इसको C2 नाम दे देते हैं, 1 अपॉन में आएगा उसको। तो दो सॉल्यूशन मिला ना, जमा करके क्या लिख सकते हो, f ऑफ दिस कॉमा दिस इक्वल टू 0, ये मिल गया ना। सेकंड कंडीशन होता है दिस इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इतना लिखा जा सकता है, मतलब कि, है ना, एक कंडीशन हुआ f ऑफ यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा y अपॉन एक्स प्लस यू इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन होता है यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, है ना, g ऑफ y अपॉन एक्स प्लस यू, ठीक है ना, इतना लिखा जा सकता है। अब इसी को जमा करके यू स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ y अपॉन एक्स प्लस यू प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ये भी करेक्ट, तो ये भी करेक्ट, और इसमें तो बगल में और लिखा ही नहीं है, तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, यही होगा दोनों करेक्ट। तो ये हो गया 21 का एयर। क्लियर है। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, लेट g इक्वल्स टू Z10 क्रॉस Z15 देन
G contains exactly 1 element of order 2, G contains exactly 5 elements of order 3, contains exactly 24 elements of order 5, contains exactly 24 elements of order 10। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे टैग करना है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। यहाँ से आपको टेक्निक पता चल जाएगा, फिर एग्जामिनेशन में यहाँ पर 10 15 के जगह कुछ भी दे आप बना सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आपको ये तो पता है कि ZM क्रॉस ZN आइसोमॉर्फिक होता है ना, ZMNK, क्लियर ना। बट कब, प्रोवाइडेड GCD ऑफ MN इक्वल्स टू 1, यानी कि जब M और N रिलेटिवली प्राइम होता है, को प्राइम होता है, यानी कि दोनों की GCD जब 1 होती है, उस सिचुएशन में ZM क्रॉस ZN आइसोमॉर्फिक होता है ZMNK। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और अगर 1 आ रहा है तो आप इसको इस फॉर्म में कंसीडर कर लीजिए। अब इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी एज इट इज़ इनकी प्रॉपर्टी होगी, तब कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन समस्या तब होती है जब ZM क्रॉस ZN इनके आइसोमॉर्फिक नहीं होता। अब आइसोमॉर्फिक कब नहीं होगा, जब GCD 1 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब इनके आइसोमॉर्फिक नहीं होता है तब इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं कर पाएगा, तब इनको इंडिपेंडेंटली देखना पड़ता है। वही सिचुएशन यहाँ पर है। देखिए Z10 क्रॉस Z15, अब ये Z150 के डायरेक्ट आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि GCD ऑफ 10 15 क्या है आपका, 10 और 15 की GCD 1 होगा क्या, नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 से मतलब है दोनों में कम से कम 2 तो कॉमन है, 2 और आपका इनका जो कॉमन है 10 का मतलब है 2 × 5, 15 का मतलब है 3 × 5, 5 कॉमन है दोनों में, तो GCD होगा 5। तो GCD 5 होने का मतलब नॉट इक्वल टू 1 ही तो है, सीधी सी बात। तो इन दोनों की GCD 1 नहीं है, मतलब ये आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ, मतलब ये सिचुएशन होगा। अब इस सिचुएशन में तो ये थोड़ा तगड़ा हो गया क्वेश्चन ना, और अगर ये होता तो चलो ठीक है, इनका इन्फॉर्मेशन ले लो रहता। अब फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन बनाने का तरीका क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है जी Z15 Z10 क्रॉस Z15 करके, आप क्या कीजिए, इस 10 की डिविजर्स, पॉजिटिव डिविजर्स कौन कौन है वो देख लीजिए, 1 2 5 10। 15 की डिविजर्स आप देख लीजिए, है ना, 1 3 5 15। अब इस 1 का इन सब के साथ LCM सेम 2 का, फिर 5 का, फिर 10 का। तो 1 का देखिए 1 1 है ना, फिर 1 3 1 5 1 15, क्या आएगा LCM 1 3 5 15। इसी तरीके से 2 का आप देखना है 2 1, ओके। तो डायरेक्ट मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना, 2 1 और 5 1 सॉरी 2 3 है ना, 2 5 और 2 15, कितना आ जाएगा 2 6 10 और आपका 30। इसी तरीके से 5 का, अब 5 का सबके साथ 5 1 5 3 5 5 5 15। GCD की बात आप कर रहे हैं, सॉरी LCM की बात कर रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 5 15 5 15। अब 10 को सबके साथ 10 1 10 3 10 5 और 10 15, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 30 है ना, और आपका ये आपका 10 और ये आपका 30। क्लियर हुआ ना। तो आप पहले इनका जो है पॉजिटिव डिविजर्स वो निकाल लीजिए, फिर 1 को सबके साथ, 2 को सबके साथ, 5 को सबके साथ, 10 को सबके साथ। मैंने ये लिया और LCM निकाला, तो LCM निकला तो ये, तो इन्हीं में से होगा, मतलब इन्हीं एलिमेंट्स की जो है ऑर्डर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ये श्योर है। और जो क्वेश्चन बोला है ना, वो देख लीजिए क्या है, 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर, 2 इसमें है, 3 भी है, 5 भी है, 10 भी है, मतलब सब पॉसिबल है। ओके, कैसे बनाना है देखिए, आपको एलर फंक्शन के बारे में तो पता है, फाई फंक्शन, वो भी आपको ध्यान रखना है ना। फाई ऑफ n क्या होता है, n इंटू 1 - 1/p 1 - 1/q, है ना, जहाँ पर n है p पावर a q पावर b r पावर c, ऐसे तब ये टूट करके ऐसे होता है। और फाई ऑफ p होता है p - 1, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो आई होप आपको एलर फंक्शन पता है, यह मानते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। एलर फंक्शन, जितने भी नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस हैं, जैसे एलर फंक्शन है ना, सिग्मा फंक्शन है, टाउ फंक्शन है, इनके बारे में मैंने अलग से सेपरेटली वीडियो बनाया था, है ना, ग्रुप थ्योरी के अंदर। आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उनका। तो फिलहाल यहाँ पर आप जो LCM आया है, इन्हीं ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे Z10 क्रॉस Z50 में, तो समझ आएगी हमें किससे मतलब है, हमें 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर से मतलब है। तो 2 ऑर्डर देख लीजिए, तो 2 आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, और है क्या नहीं, तो हम देखेंगे, है ना, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ
ऑर्डर 2 इक्वल्स टू कितना होगा, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑर्डर 2 इक्वल्स टू, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल्स टू 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 1, है ना, मतलब कि 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 1। ये ट्रिक है, फार्मूला जो भी आप समझिए 1, यानी ऑर्डर 2 एलिमेंट यानी 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है। तो देखिए जी कंटेंस एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, करेक्ट है। और किसके लिए देखना है, 3 ऑर्डर के लिए देखना है। तो देखिए 3 ऑर्डर के लिए मैं देख रहा हूँ ना, 3 कहाँ पर है, ये है, एक ही तो है। अब 3 के लिए देखना है, सेम वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 1 इंटू 5 ऑफ 3, है ना, 5 ऑफ 1 इंटू 5 ऑफ 3। इसका मतलब 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2। परफेक्ट। तो जी कंटेंस एग्जैक्टली 5 बोल दिया, जी कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 है, 5 बोलने से डिस्कार्ड। अब किसके लिए बोला, 5 ऑर्डर के लिए बोला। 5 ऑर्डर के लिए 5 कहाँ पर है, ये है, ये भी है, ये भी है, 3 बार है। कैसे करेंगे बताया जा रहा है, देखिए, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इक्वल्स टू, है ना, पहले ये 5 ऑफ 1 इंटू 5 ऑफ 5, 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 4। डायरेक्ट करने की अब आदत डाली, है ना। अब इसके लिए देखिए प्लस करते जाना है, 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 1, सेम भाई 5 ऑफ 5 कितना होता है, 4 होता है ना, 4 इंटू 1 फिर से 4 प्लस, और फिर कहाँ पर ये 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 5 यानी 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16। तो 16 4 20 4 24 24, दैट्स इट। तो जी कंटेंस एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, ये भी करेक्ट है, कंफर्म। अब आते हैं डी ऑप्शन, जी कंटेंस एग्जैक्टली 10 ऑर्डर का देख लेते हैं। 10 कहाँ पर है, ये है और ये है, ये 3 बार है, ये भी, है ना। तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इक्वल्स टू, ये भी 3 बार है। तो पहले केस प्लस सेकेंड केस प्लस थर्ड केस जोड़ा जाता है, जैसे अभी किए थे। 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5 दैट इज़ 1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस अब कहाँ है, यहाँ पर 5 ऑफ 10 इंटू 1, 5 ऑफ 10 आप निकाल के देखिए 4 आता है, ठीक है ना। 5 ऑफ 10 जो है 5 ऑफ 2 इंटू 5 ही तो है ना। अभी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, 10 इंटू हाफ इंटू 1/10, है ना, सॉरी 1/5। तो यहाँ पर है ना 4/5, सॉरी ये 10 और 10 कैंसिल, 4 1 जब कितना आ जाएगा 4। आप इसको अच्छे से करके देखिए, है ना। 5 ऑफ 10 ये 10 इंटू 1 माइनस हाफ 1 माइनस 1/5, तो हाफ इंटू 4/5, 5 इंटू 10 कैंसिल हुआ, 4 बचा। तो इसका मतलब है 4 कहाँ पर आया था, यहाँ पर 5 ऑफ 10 इंटू 5 ऑफ 1 यानी 4 इंटू 1 4, प्लस यहाँ पर 5 ऑफ 10 इंटू 5 ऑफ 5 यानी 4 इंटू 4 यानी कि 16, है ना। कितना आ जाएगी ये भी आपका 24। इसका मतलब कि जी कंटेंस एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10। यस, एक और ट्रिक बताता हूँ, और वो ये है, मैंने 1 ऑर्डर के लिए नहीं देखा, 1 ऑर्डर के लिए एक तो बस आएगा, फिर 3 के लिए आप देखिए, 5 के लिए, जितने भी यहाँ पर है ना सभी ऑर्डर के एलिमेंट्स जितने आएगा उनको आप जोड़ेंगे ना तो इनकी ऑर्डर मिलेगा। इनकी ऑर्डर कितनी होगी, 10 इंटू 15 150 मिलेगा। क्लियर है, आप चाहे तो करके देखिए, बिल्कुल आप अलग से रफ में मिल जाएगा। 1 ऑर्डर के लिए, फिर 2 ऑर्डर के लिए, फिर 3 ऑर्डर के लिए, फिर 5 ऑर्डर के लिए, फिर 6 ऑर्डर के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए और 30 के लिए, है ना। जितने भी ऑर्डर के, है ना, एलिमेंट्स मिलेंगे उन एलिमेंट्स पर जोड़ेंगे, टोटल कितने होगा, 150 होगा। फिलहाल ये तो क्लियर है कैसे टैग करना है। तो आंसर नंबर 1, 3rd एंड 4th। आई होप जो लेक्चर है वो क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, दिसंबर 2011 का हम स्टार्ट करेंगे और हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।